नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं MPPSC के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले का जो पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हमारा आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये क्यों है? क्योंकि इसको प्रमाणित किया गया है कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा, कार्बन तिथि निर्धारण तकनीक के द्वारा। तो थोड़ा हम कार्बन तिथि निर्धारण तकनीक के विषय में जानकारी ले लेते हैं कि जो कार्बन डेटिंग मेथड है ये क्या होती है। तो कार्बन डेटिंग मेथड है जो इसका विकास किया था अमेरिका के रसायन शास्त्री विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने। किसने किया था? विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने। इन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड का विकास किया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो जो कार्बन डेटिंग मेथड है, इसमें होता क्या है कि जो जीवित प्राणी, चाहे पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, अपने जीवन काल में ये क्या करते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, ये अपने जीवन काल में क्या करते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन को अवशोषित करते हैं। और मरने के बाद इसी कार्बन की मात्रा का हम पता लगाते हैं। वो कैसे? कि जो कार्बन है ये क्या है कि इसके दो समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? दो समस्थानिक। हम जानते हैं कि जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। जो पीरियोडिक टेबल है यह वहाँ पर 6 नंबर पर इसको स्थान दिया गया है। अब इसके दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। अब समस्थानिक का मतलब ही ये होता है कि किसी तत्व के ऐसे दो प्रकार, मतलब कि इनका जो परमाणु क्रमांक है ये तो समान हो, लेकिन इनका जो भार है, ये परमाणु भार, ये अलग अलग हो, उनको कहा जाता है समस्थानिक। तो कार्बन के जो दो समस्थानिक हैं, एक तो C12 हो गया और एक C14। तो जो कार्बन डेटिंग मेथड है उसमें इसकी कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाया जाता है, इसलिए इसको C14 कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाया जाता है। तो जो जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, अपने जीवन काल में ये क्या करते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं। और इन दोनों ही कार्बन को, C14 को भी और C12 को भी और C14 को, ये क्या करती हैं, समान रूप से अवशोषित करती हैं। तो जब ये जीवित होती हैं तो इनमें इनका अनुपात एक समान होता है, क्योंकि दोनों समान रूप से इनको अवशोषित करते हैं तो इनका अनुपात भी समान होगा। लेकिन जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे पौधे हों और चाहे जीव जंतु हों, जब ये जीवाश्म के रूप में इनका हम अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है कि जो C14 है ये रेडियोधर्मी है, लेकिन कार्बन 12 रेडियोधर्मी नहीं है। रेडियोधर्मी का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, अपने में से कुछ विकिरण को उत्सर्जित करते रहते हैं और इनकी मात्रा कम हो जाती है। तो जो कार्बन 12 है ये क्या है, एक रेडियोधर्मी है। तो ये उत्सर्जन में कार्बन 14 कम होता जाता है। तो जब हम किसी जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी भी जीवाश्म का अध्ययन करेंगे जब हम, तो उसमें क्या होगा कि जो कार्बन 12 है
जो कार्बन 12 है इसकी मात्रा तो उतनी ही रहेगी जितनी कि उसने संचित की अपने जीवन काल में। और जब ये जीवित हैं तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशो 1:1 होगा। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद C14 क्या विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता रहता है। और जब ये विकिरण के रूप में उत्सर्जित होगा तो जो जीवाश्म है इसमें कार्बन 14 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कार्बन 14 की मात्रा कम हो जाएगी तो इस रेशो में भी अंतर आएगा। तो इसी रेशो को आधार बनाकर जो हमारे ये इतिहासकार होते हैं, ये पुरातत्वविद होते हैं, ये जीवाश्म की तिथि का निर्धारण करते हैं। हाँ, तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है इसको क्या हमारे जो हड़प्पा सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया, इसको भारतीय पुरातत्वविद D.P. अग्रवाल के द्वारा किया गया। और इन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा इसका जो काल दिया वो क्या समय बताया, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो जब ये तिथि निर्धारित की गई तो ये पुरातत्वविद जो होते हैं वो अन्य और चीज़ों का साथ साथ अध्ययन करने के साथ साथ इस तिथि में थोड़ा बहुत संशोधन करके एक टाइम निर्धारित करते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित किया गया, समय निर्धारित किया गया, वो किया गया 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हमें बताना है कि किसके समकालीन नहीं थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। तो जो मिस्र की सभ्यता है ये मिस्र में नील नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे विकसित हुई मिस्र की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। कहाँ पर? दजला फरात नदी के किनारे। और चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई। हुआंगहो या येलो नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये कुछ फैक्ट हमें याद रखने हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थीं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुत्का गैंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है, सुत्का गैंडोर, पूर्व में आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद। आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है, और जो दैमाबाद है ये उत्तरी महाराष्ट्र का भाग है। तो यहाँ तक इसका विस्तार था। तो इसके क्षेत्र में जो जो आते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, इन सभी जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आएंगे वहाँ पर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। हाँ, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था ये एक ट्राइएंगल के रूप में था। ये इसका क्षेत्र कुछ ऐसा बनता है कि एक ट्राइएंगल, त्रिकोण टाइप का बनता है इसके एक जो क्षेत्र था।
सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष हैं जो वो कहाँ से मिले हैं, किसके घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले में क्या है? सुरकोटदा स्थित है। वहाँ से हमें क्या? घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर के रूप में हमें अवशेष मिले हैं। हमें क्या? घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से मिले हैं। और राणा घुंडई से हमें क्या? घोड़े के दांत मिले हैं। जो राणा घुंडई है यहाँ से हमें घोड़े के दांत मिले हैं। सुरकोटदा से हमें एक और वहाँ से एक खोज और की गई। हाँ, पहले ये देख लेते हैं कि जो घोड़ा है, घोड़े के अस्थि पंजर तो मिले हैं, और तो इससे ये पता चलता है कि जो सिंधुवासी हैं वो घोड़े से परिचित तो थे और हाथी से भी। घोड़े और हाथी से ये परिचित थे सिंधुवासी, लेकिन ये घोड़े को पालतू पशु नहीं बना पाए। क्या नहीं कर पाए? घोड़े को ये पालतू पशु नहीं बना पाए। हाँ, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं और यहाँ से एक अनोखी कब्रगाह भी मिली है। क्या मिला है? यहाँ से एक कब्रगाह, जो शवों को जो दफनाते थे, तो वहाँ से हमें एक कब्र मिली है जो कि एक बड़ी शिला से ढकी हुई थी। और ये शव विसर्जन की एक नई परंपरा यहाँ से हमें पता चलती है सिंधु सभ्यता की। हाँ, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के गंगानगर में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा क्षेत्र है। और कालीबंगा का सामान्य अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी हमें याद रखना है। काले रंग की चूड़ियाँ किसका अर्थ? कालीबंगा का होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हमें कुछ प्रमाण मिले हैं, जैसे कालीबंगा से हमें अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से हमें किसका साक्ष्य मिला है? अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अग्नि हवन कुंड का प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिलता है। हाँ, और यहाँ पर हमने जब यहाँ से हमें अलंकृत ईंटों का एक प्रमाण मिलता है। केवल एक ही जगह पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में, चबूतरे के निर्माण में। वो भी एक ही चबूतरे के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है सिंधु सभ्यता के घर हैं जो वो किससे बनाए जाते थे। तो जो सिंधु सभ्यता वासी हैं उनके घर बने हुए थे ईंटों से। किससे बने हुए थे? ईंटों से। और इन्होंने जिन ईंटों का प्रयोग किया था उनका आकार था, एक निश्चित अनुपात में ईंटों का आकार था इनके यहाँ। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक निश्चित अनुपात का प्रयोग किया गया था, जो कि था 4:2:1। तो जो ईंटों का निर्माण किया जाता था उसमें इस रेशो को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, क्योंकि इसके हमें प्रमाण मिले हैं। अब जो ईंटें हैं, जो सिंधुवासी हैं, इन्होंने कितने प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया? तो इन्होंने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया, पक्की ईंटें, और फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया,
अलंकृत ईंटें और एल आकार की ईंटें। अब इनका उपयोग ये अलग अलग जगह पर करते थे। जैसे कि कच्ची ईंटें हैं जो इनका उपयोग जो कच्ची ईंटें हैं, कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था रक्षा दीवार में। नगर के चारों ओर क्या होती थी, एक प्राचीर रक्षा दीवार बनाई जाती थी, उसमें कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। चबूतरा और सड़क बनाने में भी कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था और इनके जो घर हैं, घर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता था। दूसरे नंबर पर हमने देखा था पक्की ईंटें। पक्की ईंटों का उपयोग कहाँ पर किया जाता था? विशाल भवन के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। जो बड़े बड़े भवन बने थे उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो फन्नीदार ईंटें हैं, इसका उपयोग किया जाता था जल निकासी व्यवस्था में। किसमें किया जाता था? जल निकासी व्यवस्था में। और जो अलंकृत ईंट हैं, इसका उपयोग मात्र एक ही जगह पर किया गया है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो अलंकृत ईंटें हैं, इसका उपयोग केवल कालीबंगा में एक फर्श या एक चबूतरे के निर्माण में अलंकृत ईंटों का उपयोग किया गया है। और एल आकार की ईंटों का उपयोग मकान के किनारे या मकान के बाहरी हिस्सों में किया जाता था। विशेष रूप से मल निकास व्यवस्था में एल आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, मल निकासी व्यवस्था में। तो सिंधु वासियों के घर हैं जो किससे बने हुए थे? ईंटों से। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है वो थी कांस्य युग की। कौन से युग की थी? कांस्य युग की। जो हड़प्पा वासी हैं, इस समय तक आते आते लोगों को धातुओं का अच्छा ज्ञान हो गया था। तो जो हड़प्पा वासी हैं वो सोना, चांदी, तांबा, टिन तथा कांसा, इस सभी से अच्छे से इससे परिचित थे। लेकिन सिंधुवासी हैं जो किससे परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। ये बात भी विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि सिंधुवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो किससे परिचित नहीं थे? सिंधुवासी हैं जो वो लोहा से परिचित नहीं थे। लेकिन सिंधुवासी इन धातुओं से परिचित होने के साथ साथ ये मिश्र धातु बनाने में भी पारंगत थे, क्योंकि तभी तो इन्होंने कांसा का उपयोग किया। जो कांसा है एक मिश्र धातु है, और जो कांसा है तांबा और टिन को विशेष अनुपात में मिला के क्या बनाया जाता है? कांसा। तो जो सिंधुवासी हैं ये कांसे का उपयोग करते थे, और जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसे का अच्छा उपयोग किया है इनने। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं, इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्या था? व्यापार। जो सिंधु घाटी के लोग हैं, व्यापार प्रमुख था इनका मुख्य व्यापार, क्योंकि ये कृषि, शिकार, पशुपालन ये सब तो करते ही थे, लेकिन प्रधानता किसको दी जाती थी? व्यापार को। और ये अपनी समकालीन सभ्यताएं थीं, जो इनकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता, इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, और इनके समय पर व्यापार बहुत उन्नत था, और इन्होंने मापतोल
का भी उपयोग किया है, क्योंकि इसके भी हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और इनकी जो मापतोल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। तो जो सिंधु भाषी हैं ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पर व्यापार को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इनका व्यापार विकसित अवस्था में था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शहरी या नगरीय, क्योंकि यहाँ पर इनके जो नगर हैं बहुत अच्छे से नगरों का निर्माण किया गया था। तो जो सिंधु भाषी हैं या तो नगरीय या शहरी। सिंधु सभ्यता के काल को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता के काल को क्या कहा गया है? प्रथम नगरीय क्रांति। सिंधु सभ्यता के काल को कहा गया है प्रथम नगरीय क्रांति, क्योंकि इनकी जो नगर नियोजन प्रणाली है वो बहुत अच्छी थी। जो इनके नगर निर्माण इन्होंने नगर निर्माण में ग्रिड सिस्टम का उपयोग किया था। इनके जो नगर हैं वो कैसे बने हुए थे? इनने ग्रिड सिस्टम का उपयोग किया था या जाल पद्धति, ग्रिड सिस्टम, या इन्होंने क्या जाल पद्धति का उपयोग किया था। इनके जो नगर, इनके जो मकान बने हुए होते थे वो एक जैसे शतरंज के हमें खाने दिखाई देते हैं, ऐसे हमें इनके घर दिखाई देते थे ग्रिड सिस्टम में। इतने अच्छे से इनके घर बने हुए थे। इनके नगर नियोजन बहुत अधिक विकसित थी। जो इनके नगर हैं, इनका नगर 2 भागों में बटा हुआ था। नगर 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग को कहते थे दुर्ग या गढ़ी और एक भाग को कहते थे निचला शहर। जो दुर्ग होता था ये ऊंचाई पर पश्चिम की ओर स्थित होता था। जैसे कि ये हिस्सा, ये नगर है, तो इस साइड पश्चिम की ओर वो भी ऊंचाई पर क्या स्थित होता था? दुर्ग। और पूर्व वाले हिस्से को कहा जाता था निचला शहर। तो इनके जो नगर हैं 2 भागों में बटे हुए थे। एक भाग को जो कि ऊंचाई पर और पश्चिम दिशा में स्थित होता था कहा जाता था दुर्ग या गढ़ी, और पूर्व वाले शहर को कहा जाता था निचला शहर। हाँ, लेकिन जो धौलावीरा है वहाँ से हमें क्या, जो धौलावीरा है नगर, ये हमें, इसके हमें 3 भाग प्राप्त हुए हैं। तो ये एक अपवाद भी हम इसको कह सकते हैं। इसके 3 भाग कौन कौन से? दुर्ग, मध्य और निचला शहर। बाकी अन्य नगर हमें 2 भागों में प्राप्त हुए हैं, गढ़ी और निचला शहर। लेकिन जो धौलावीरा है ये 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग नगर, मध्य और निचला शहर। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, तो सिंधुवासी कहाँ के निवासी? सिंधुवासी हैं जो वो शहरीय थे या नगरीय। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी, ये मिसप्रिंट है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पा वासी हैं ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो विश्व में कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासी या सिंधु वासियों को दिया जाता है। कपास सबसे पहले किसने उगाया? सिंधु वासियों ने। और जो कपास का व्यापार भी अपने समकालीन सभ्यताओं से सिंधुवासी करते थे। मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु ही कहा जाता था। तो कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु वासियों को। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा को सर्वप्रथम किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। 1921 में हड़प्पा को सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था।
इस समय पर जब इन्होंने हड़प्पा की खोज की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रधान संचालक के पद पर कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। तो इनके नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। लेकिन की किसने थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पत्तन नगर कौन सा था? तो जो सिंधु सभ्यता है वहाँ इनका बंदरगाह था लोथल। क्या था? लोथल। यहाँ से एक निर्माण कार्य की खोज हुई है जो बहुत बड़ा था, जिसकी लंबाई 21.4 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर और गहराई थी 4.5 मीटर। तो ये एक विशाल निर्माण की खोज हुई है। कहाँ से? लोथल से, जिसे SR राव हैं जो इन्होंने क्या कहा कि ये सिंधु वासियों का क्या है? बंदरगाह। इसका उपयोग ये लोग बंदरगाह के रूप में करते थे और विभिन्न जगहों पर जो व्यापार करते थे, जो माल लाया ले जाया जाता था, वहाँ पर ये माल को रखने के लिए ये बनाया गया था। तो SR राव ने तो इसे बंदरगाह कहा, लेकिन जो लॉरेंस लेस्नेक थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये सिंचाई के लिए एक जलाशय या तालाब है। हाँ, लेकिन बंदरगाह को अधिक मान्यता प्राप्त है। तो जो सिंधुवासी हैं, सिंधुवासियों का जो बंदरगाह है वो लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। और हाँ, इसके जो उत्तर में है, जो ये निर्माण कार्य था, इसके उत्तर में क्या था कि एक चौड़ा जल प्रवेश द्वार था। क्या था? जल प्रवेश द्वार था, जो कि एक भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह जो खोज है वो हुई है लोथल से। यहाँ से हमें मापतौल के विभिन्न प्रमाण मिले हुए हैं, जो कि हमने देखा कि 16 के अनुपात में थे। जो मापतौल के हमें प्रमाण मिले हुए हैं वो 16 के अनुपात में थे, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। हाँ, तो हमें जो ये प्राप्त हुए हैं मापतौल का प्रमाण, वो हमें लोथल से मिले हैं, वो भी 16 के अनुपात में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा कालीन समाज है वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी या शिल्पकार और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसमें हड़प्पा कालीन समाज है जो ये विभक्त था। जो श्रमिक, हड़प्पा से हमें एक श्रमिक बस्ती मिली है। हड़प्पा से हमें एक श्रमिक बस्ती के प्रमाण मिले हैं, जिसे किसने? मार्टिमर व्हीलर हैं जो इन्होंने कहा है कि ये क्या है? ये दासों की बस्ती है। यहाँ पर दास लोग निवास करते थे, परंतु दास प्रथा का हड़प्पा सभ्यता में कहीं अन्य कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो हम इसे नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था।
हाँ, परंतु यहाँ का जो समाज है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। जो दास प्रथा है इससे अधिकांश इतिहासकार सहमत भी नहीं हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग में एक नियम है कि किसी भी सभ्यता का यदि नामकरण करना है तो उसके पहले स्थल, सबसे पहले जिस स्थल की खोज की गई है उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल है हड़प्पा सभ्यता। तो जो पुरातत्व विभाग है उसके अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। हाँ, बाकी अन्य नाम ये तो प्रचलित हैं ही, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, लेकिन जो पुरातत्व विभाग है उसके अनुसार यदि ऑफिशियल नेम की बात की जाए तो वो क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पा सभ्यता के विषय में सत्य कथन है कि उन्होंने क्या किया? पशुपति शिव का सम्मान करना आरंभ किया। जो हड़प्पा वासी हैं उन्होंने पशुपति का जो सम्मान करना आरंभ किया, मतलब इसकी ये क्या करते थे? पूजा के जो प्रमाण मिले हैं इनके समय में, वो क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। हाँ, किस किस की पूजा के प्रमाण मिले हैं? मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं, लिंग योनि की पूजा के प्रमाण भी मिले हुए हैं, और पशु पूजा में एक श्रृंगी जो पशु है, कुबड़ वाला बैल, उसके हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एक श्रृंगी पशु। सर्प, वृक्ष में सर्वाधिक पवित्र वृक्ष पीपल को माना है इन्होंने, और सूर्य, जल, अग्नि, इन सभी के हमें प्रमाण मिले हुए हैं पूजा के। गाय का प्रमाण हमें नहीं मिला है। तो इसका जो ये क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमारा कथन सत्य है कि इन्होंने पशुपति शिव का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, और इसका अंकन मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों पर भी हमें प्राप्त हुआ है। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला या फिर सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान, ये तीनों नाम किसके हैं? मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। ये अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हाँ, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाँ, और कालीबंगा कहाँ है? हाँ, ये हम देख चुके हैं, राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है?
जो सैंधव सभ्यता है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो हमने देखा था कि जो अलंकृत ईंटें हैं वो हमें कालीबंगा से, वो भी केवल एक फर्श या चबूतरे से प्राप्त हुई हैं। और पूरे सैंधव सभ्यता में केवल एक ही जगह से हमें अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं, वो भी कहाँ से? कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो अब अपना वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और देखते रहिए अगले वीडियो। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।